आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून डिम्पल। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून शेखर। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? ओके। चलिए, कुलदीप, हाँ सब आ रहे हैं, 4-5 लोग तो आ रहे हैं। चलिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संबंध। ये क्या रहा? तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैसूर है कहाँ पर। ठीक है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए, ये हैदराबाद का एरिया हो गया और ये मैसूर है, ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है। ठीक है, डिंडीगुल, ये नाम भी आपको याद होगा, अभी अभी आगे चल के मालूम चलेगा। बैंगलोर देख लीजिए। ठीक है, मद्रास थोड़ा। और जब अगर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप लोग मैप जरूर बना दीजिएगा। इसलिए मैंने मैप डाला है कि इसलिए आप लोगों को 1 से 1.5 नंबर लगभग मैथ्स में मैप बनाने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिस के बाद फिर ये चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए केरल का जो पार्ट है, मालाबार यहाँ है। ये कोचिंग है त्रावणकोर, तो ये बेसिकली केरल वाला वर्तमान केरल है ये। ठीक है, अब यही केरल के जस्ट ऊपर में आप समझ लीजिए मैसूर। ठीक है, तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये आंध्रा है, कर्नाटका है। ठीक है, अब तो आंध्रा यहाँ हो गया, तेलंगाना हो गया बीच में। तो ये जो पोर्शन है, ये आपका मैसूर राज्य था। चलिए वापस आते हैं। अब मैसूर राज्य का इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो पहले थोड़ा सा जान लें कि भाई मैसूर राज्य का इतिहास क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा विजयनगर, बेसिकली विजयनगर से ये टूट के बना था। ठीक है, विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ठीक है, और 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें कि बमनी और विजयनगर साम्राज्य में झड़प होती है, और विजयनगर जो है इस युद्ध में हार जाता है। इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तो 1612 में फिर आके वेंकट द्वितीय नाम द्वारा, मतलब एक राजा हुए वेंकट द्वितीय, इसने मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की, जिसमें और 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए थे, तो वर्तमान में अंग्रेज के समय में चिक्का कृष्ण राज, ये आपको प्रिंटेड नोट्स में भी मिल गया होगा। तो ये उसके राजा थे। और इसी समय में, इन्हीं के समय में हैदर अली का मैसूर में उदय होता है। बेसिकली ये सेनापति थे और फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, भाजपा वाले काफी टिप्पू सुल्तान को लेकर काफी विवादास्पद बयान देते रहते हैं। ठीक है, पर इतिहास जो है वो कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं मैसूर राज्य का अंग्रेजों के शासन में, क्योंकि अंग्रेज जब
अपने पैर को जमा रहे थे भारत, ठीक है। तब मैसूर एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो उस जब तक उस क्षेत्रीय शक्ति को हरा नहीं दिया जाए तब तक अंग्रेजों का यह सपना साकार नहीं हो सकता था पूरे देश में कब्जा करने का, ठीक है। तो 1761 में क्या होता है, हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। और बेसिकली अंग्रेज वो कह रहा था कि अंग्रेज के अगेंस्ट लड़ना था इसको, ठीक है। तो अब अंग्रेज के से अगेंस्ट लड़ने के लिए सहयोग कौन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि फ्रांसीसी करेंगे, ठीक है। तो जो भी हेल्प मिलेगा वो फ्रांसीसियों से ही मिलने वाला है उसको, इसलिए फ्रांसीसियों का की मदद ली गई इसमें। तो 1761 में ये बनते हैं और 1767 में से 69 तक एक युद्ध, प्रथम युद्ध प्रारंभ होता है। और इस क्षेत्र में मतलब इस प्रथम युद्ध में बहुत किसी को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ठीक है। तो संधि होती है और मद्रास की संधि हुई, ठीक है। मद्रास की संधि के बाद इस युद्ध का अंत हो गया, ठीक है। और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया वापस, ठीक है। और वादा किया गया कि जब अगर आपको कोई सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो अंग्रेज सैनिक सहायता भी देंगे, मतलब इस तरह की बातें हो गई। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मद्रास की संधि, ये हम एक चार्ट फॉर्म मैंने दे दिया है, उस पर हम देख लेंगे, ठीक है। ये आपको मैसूर राज्य की सीमा दी गई। और तो पहले वाले प्रथम जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए उसमें ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार, ठीक है। लेकिन 1780-84 का युद्ध आई है इस टाइम। अब इसमें हो क्या रहा है कि अब देखिए आपको अभी मैंने बताया कि मैसूर पर अंग्रेजों का ने कहा है कि वादा किया है कि हम अगर आप पर कोई हमला करेगा तो हम सैनिक सहायता देंगे, ठीक है। तो 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया और अंग्रेजों अपने वादा से जो उन्होंने किया था मैसूर से उससे मुकर गए। तो अब मद्रास की संधि में तो ये वादा किया गया था मद्रास की संधि में कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सैनिक सहायता देंगे, लेकिन इन्होंने वचन भंग किया, ठीक है। तो अब वचन भंग हुआ तो फिर तनाव बढ़ा। और इसी बीच में क्या हो रहा था कि ये जो 1776 तब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1776 में प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें कि ब्रिटिश, आप लोग को थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे दूं, ये अमेरिका जो है वर्तमान में, ठीक है, ये बेसिकली इंग्लैंड के ही लोग जाके बसे गए थे यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने अपनी स्वतंत्र संस्कृति डेवलप कर ली। लेकिन जैसे कि आप ये समझिए कि यहाँ तो स्वतंत्र लोग गए और इन्होंने ब्रिटिश से मतलब ये ब्रिटिश ने अपना उपनिवेश बना रखा था अमेरिका में, ठीक है। तो उस उपनिवेश के वाद के विरुद्ध अमेरिकियों ने, जो कि मूल रूप से ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, और भी अन्य जाति के लोग भी थे, स्पेनिश थे, ठीक है, फ्रांसीसी थे, अलग अलग लोग थे, जाति मूल के नस्ल के लोग थे, लेकिन मेनली थे वो ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था, तो उसको उसी से स्वतंत्रता उनको चाहिए थी, जो 1776 में ये अमेरिका में फ्रांस ये स्टार्ट होता है आपका वॉर, ठीक है, अमेरिका के विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध अमेरिका। तो अमेरिका फ्रांस का साथ दे रहा था बेसिकली, ठीक है। तो ये दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, ये वही पॉलिसी यहाँ अपनाई गई। तो ब्रिटिश फ्रांस में
संबंध तनावपूर्ण हो गए। ठीक है, इसी क्रम में भारत में दोनों कंपनी के बीच में भी तनाव बढ़ा, तो फ्रांसीसी सपोर्ट करने लगे मैसूर को। ठीक है, कि भाई जहां जहां ब्रिटिश रहेंगे हमको उनका विरोध करना। बेसिकली उनके कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, क्योंकि विरोध के लिए विरोध करना है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए फ्रांसीसी मैसूर की सहायता कर रहे थे। ठीक है, तो फिर ये युद्ध, अब अंग्रेजों ने क्या किया, इसी क्रम में फ्रांसीसी बस्ती माहे आपने देख लिया। यहाँ पे माहे कहाँ पे देखिए, तो माहे यहाँ पे होगा, इस तरफ से यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती माहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, फ्रांसीसी बस्ती थी, इस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है, इस माहे पे फ्रांसीसी बस्ती पर क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में था, ये हैदर अली के इसमें था। ठीक है, तो अब अंग्रेजों के साथ फिर से युद्ध हो जाता है बड़ा। ठीक है, 1780 से 1784 तक युद्ध चला। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ, मैसूर निजाम यानी हैदराबाद ऊपर मैसूर, ये जो आपने वो देखा होगा डायग्राम, ये मैसूर का क्षेत्र है, तो ऊपर वाला क्षेत्र निजाम का है। ठीक है, और मराठे, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी 1780 से 84 के बीच। अब अंग्रेजों के लिए भी क्या था कि ये सर्वाधिक कष्टकारी समय था, टाइम था इनका, क्योंकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय, भारत में भी तीन बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में मिल गई। ठीक है, और अमेरिकन वॉर में तो जो फ्रीडम वॉर चल रहा है 1776 में, वहां भी स्थितियां खराब हुई। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज अमेरिकी जीत चुके थे। ठीक है, तो अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा अमेरिका। अब क्या होता है, इसी बीच भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध भी प्रथम युद्ध चल रहा था इसी समय। ठीक है, जिसमें कि अंग्रेज हार गए थे 1780-81 में। ठीक है, बॉम्बे और बंगाल के अधिकारियों के बीच इसी मराठों के मुद्दे को लेकर, क्या अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनका कहना था कि भाई क्या मराठों से लड़ाई की जाए, संधि के चलते क्या हो, क्या हथियार डाल देने चाहिए। तो इसमें अधिकारियों के बीच में मतभेद हो गया। बॉम्बे और बंगाल, आप लोगों को पता होगा कि तीन प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो उस वक्त बंगाल सबको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है, इसमें फ्रांस, हॉलैंड, स्पेनिश, ठीक है ना, ब्रिटिश के विरोध में थे। मतलब ये तीन एक गुट बन गया, मिलकर सम्मिलित रूप से ब्रिटिश के विरोध कर रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अगर देखें तो उपनिवेश को लेकर झगड़ा हो रहा था। ठीक है, और यहाँ भारत में भी उपनिवेश का फैलाव प्रसार करना था। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना था, उसको प्रसार करना था, कब्जा जमाना था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उद्देश्य दोनों ही जगह पे सेम ही थे। यहाँ भी ब्रिटिश की पराजय हो रही थी और भारतीय स्थिति ब्रिटिश के प्रतिकूल थी। ठीक है, तो अब इसी बीच आते हैं वॉरिंग हिस्ट्री, नाम याद रखिएगा, वॉरिंग हिस्ट्री। हालांकि चार्ट फॉर्म में दे रखा है मैंने पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसने बहुत ही कूटनीतिक रूप से कहा कि नहीं चलो, मतलब ये हारी हुई बाजी है बेसिकली। ठीक है, कि भाई अंग्रेज की हालत बहुत पतली है वहां पे, कमजोर स्थिति में। तो इसने कूटनीतिक रच के निजाम को और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, मराठों के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि मराठों के साथ उन्होंने सलवाई की संधि कर ली 1782 में, सलवाई की संधि। ठीक है, ये सब डेट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हालांकि यूपीएससी में इस क्वेश्चन इस तरह के डेट्स को पूछने का चलन तो नहीं है, मगर पीसीएस में है। अगर आप किसी अन्य राज्य के स्टेट सर्विस पीसीएस को अगर देते हैं, अपेयर होते हैं, तो उसमें ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग में ये आ सकता है। ठीक है, तो इस युद्ध में
अब सरवाई की संधि से मराठों को अलग कर दिया, निजाम को अपने पक्ष में ला दिया और लालच दिया गया कि भाई जो भी क्षेत्र हम जीतेंगे उनमें से आपको लोग का भी हिस्सा होगा। और क्योंकि जान ही रहे कि सभी क्षेत्रीय शक्तियां जो थी एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई में लड़ रही थी, तो क्या हुआ, हैदर अली त्रिगुट में से जब दो बड़ी पार्टी निकल गई तो बचा हैदर अली, और हैदर अली पराजित हो गए। ठीक है, लेकिन युद्ध के दौरान ही होता क्या है कि हैदर अली को चोट वगैरह लग जाती है और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के बीच में ही युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच में टीपू सुल्तान यानी हैदर अली का बेटा, ठीक है, वो उसके पुत्र थे हैदर अली के, और टीपू सुल्तान शासक बनता है। ठीक है, और युद्ध को जारी रखते हैं। तो मद्रास के, हालांकि जब फादर की डेथ हो चुकी है और ये अकेले पड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक हारी हुई जंग को लड़ रहे थे। तो अब मद्रास फर्स्ट हुआ मद्रास, ठीक है, दूसरा हो गया मैंगलोर का संधि, इनको मैंगलोर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, और युद्ध समाप्त हो गया। संधि के जो कुछ लेन देन है वो आपको मैं अभी चार्ट में बता दूंगा। उसके लिए बहुत एक चार्ट को देखने से आपको पूरी चीज क्रश जो है वो चार्ट में मैंने दे दिया। पीडीएफ भी दे रखा है मैंने, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा सर, 10-15 मिनट ही लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो अब आते हैं हम तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में। ये चलता है 1790 से 1762। स्टेट पीसीएस में अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग ये 5 से 7 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में यूपी की बात करें तो इस समय क्या है, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड में कौन थे, हेस्टिंग, और थर्ड में कौन हो गए, कॉर्नवालिस। और ये डेट देख लीजिए, ये डेट जो है आपका, ये डेट 1793। अगर आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है जमींदारी प्रथा, कॉर्नवालिस ही लेके आ रहा है। देखिए, तो ये कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। 1793 में जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस लेके आएगा, सिविल सर्विस वाला। ठीक है, चलिए, तो अब ये अच्छा, लॉर्ड क्यों है, लॉर्ड क्यों कहा जा रहा है इनको, क्योंकि लॉर्ड जमींदार होते थे वहां पे अंग्रेज। ठीक, तो अब टीपू सुल्तान ने क्या किया कि फ्रांसीसियों से संबंध बनाया हुआ था, और दूसरी तरफ क्या है, मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया कॉर्नवालिस ने। तो क्या रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे अपने मित्र राज्यों की सूची जारी कर रहे थे, लेकिन उसमें मैसूर का नाम नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मेरे दोस्त नहीं तो क्या हुआ, दुश्मन हुए। तो इसी तरह से अब ब्रिटिश संरक्षित राज्य था त्रावणकोर, आपको मैंने भी मैप में बताया है, यहाँ पे हो गया त्रावणकोर, जस्ट ऊपर में हो गया मैसूर, यहाँ बैंगलोर, ठीक है, यहाँ हो गया डिंडीगुल, डिंडीगुल भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो अब इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया और त्रावणकोर पे टीपू ने हमला कर दिया। क्यों, क्योंकि अंग्रेज के सपोर्टर थे त्रावणकोर के राजा। तो सपोर्टिंग पीछे से तो अंग्रेज थे ही, त्रावणकोर को सपोर्ट कर रहे थे, तो युद्ध शुरू हो गया। अब इस युद्ध में क्या हुआ, अब देखिए फिर अब एक मजेदार चीज बताता हूँ। पहले जो दूसरा युद्ध जो था उसमें एक त्रिगुट बना था, निजाम, हैदराबाद का निजाम, मराठे और हैदर अली का मैसूर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, निजाम, मराठे, और इसकी जगह हो गया अंग्रेज। देख रहे हैं, पूरी सिनेरियो उलट चुकी है, मैसूर के खिलाफ ही बन गया, मतलब एक पक्ष हो गया मैसूर और 3 लोग एक हो गए, ये 1 यूनिट। अब लड़ाई शुरू, जबकि सेकंड वाले में क्या था, जस्ट उल्टा था, यहाँ पे अंग्रेज थे। ठीक है, तो अब 3 लोग मिलके लड़ेंगे तो क्या होगा, एक से एक
जो पर्सन है उसकी हार होनी है, तय है। तो टीपू सुल्तान जो है युद्ध में पराजित होता है। इसे करनी पड़ती है श्रीरंगापट्टनम की संधि। मैप में आपको बता दिया है श्रीरंगापट्टनम कहाँ पे देखिए। इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ गया। तीसरे युद्ध में आधा राज्य देना पड़ गया, ठीक है। और उनके 2 बेटे थे, उसको भी अंग्रेज के दरबार में भेज दिया गया, तो ये आप रखिए अंग्रेज। अगर कुछ हम आक्रमण करते हैं या कुछ झगड़ा झंझट करते हैं तो हमारे बेटे आपके पास जमानत के रूप में है। अब इन्होंने क्या किया कि बहुत चालाकी दिखाई अंग्रेजों ने, टीपू का आधा ही राज्य लिया, ठीक है। अच्छा, और ये टीपू बेसिकली वर्तमान में अभी यूपी के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका निकनेम भी टीपू ही है, अखिलेश यादव, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह से मैसूर की शक्ति अब दोनों बेटों को भी अंग्रेज के पास जमा हो गए। जब जमा हो गया तो मैसूर की शक्ति हो गई कमजोर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि कॉर्नवालिस ने इसी संदर्भ में कहा था कि आधा राज्य लिया। देखिए अंग्रेजों ने क्या चालाकी दिखाई, ये मैसूर राज्य है इसका हाफ लिया। जब हाफ लिया तो मैसूर पूरा अपने कब्जे में तो लिया नहीं उन्होंने, चाहते तो ले सकते थे पर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि फिर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी करनी पड़ती निजाम और मराठों से, जो कि वो करना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो आधा ही राज लिया है। तो इसी संदर्भ में कहा है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया। मित्र मतलब निजाम और मराठे, इनके साथ मिलकर युद्ध लड़ा गया। और शत्रु कौन है? मैसूर ने टीपू सुल्तान, उसको कमजोर कर दिया। क्लियर है? तो ये कभी कभी स्टेटमेंट में दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। इस पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है तो 50 शब्द में। चलिए, तो अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसी से देख लीजिए, इसी में आंसर भी थोड़ा सा दे रखा है मैंने कि वस्तुतः क्या है कि कॉर्नवालिस अगर संपूर्ण मैसूर राज्य पर नियंत्रण कर लेता, पूरे में कब्जा, पूरे मैसूर राज्य में अगर ये कब्जा कर लेता है यहाँ पे, तो क्या होता, मराठा निजाम को देना पड़ता। बाद में वो शक्ति संपन्न होके अंग्रेज के लिए ही चुनौती बनते हैं। अंग्रेजों ने जो मित्र बनाए वो स्थायी नहीं थे, वो अस्थायी थे, जरूरत के हिसाब से थे। कभी उन पर भी उनकी भी बारी आएगी, कभी गाड़ी पे नाव पे गाड़ी, वो स्थिति थी, ठीक है। तो इस चुनौती से बचने के लिए क्या किया, सब टीपू से कॉर्नवालिस ने संधि की, तीसरी वाली देख लीजिए, मैंगलोर, ठीक है। और शक्तिशाली भी नहीं होनी चाहिए, ये इसकी टिप्पणी है, ठीक है। तो इसको आप लोग रॉ मटेरियल के रूप में लेकर इसको प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आसानी से। तो श्रीरंगापट्टनम की संधि जो हो रही है कॉर्नवालिस के लिए क्या हो रही है, मैंगलोर के बाद श्रीरंगापट्टनम की संधि, ठीक है। इस दृष्टि से एक दूरदर्शी कदम था। अब आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या होता है, इस समय क्या था, बंगाल का गवर्नर था वेलजेरी। देखिए सेकंड में कौन है, हेस्टिंग। थर्ड में कौन हो गया, कॉर्नवालिस हो गया, वॉल। और फोर्थ में हो गया वेलजेरी, ठीक है, सहायक संधि वाला। तो मैसूर जो है, ठीक है। तो अब फ्रांस में 1799 में क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल कौन बन रहा है, वेलजेरी। और टीपू सुल्तान जो है अभी भी अपने संबंधों को फ्रांसीसियों से बनाए हुए था, मॉडर्नाइजेशन कर रहा था सारा। इसने अपना शस्त्रागार को क्या किया, डिंडीगुल में, मैप में जाके देखिएगा, डिंडीगुल दिखेगा वहां पे। आधुनिक रूप से जर्ब नाम का, कहते हैं कि मिसाइल सबसे पहले
टीपू सुल्तान ने ही बनाया था, रॉकेट टाइप का। उसको मिसाल आप वर्तमान में तो अब लॉजिस्टिक उसके बदल चुके हैं सिनेरियो में, लेकिन अगर छोटे मोटे रॉकेट की बात की जाए तो टीपू सुल्तान ने ही बनाया था। और आधुनिक शस्त्रागार का जो निर्माण किया फ्रांसीसियों की मदद से, वो डिंडीगुल में ही किया गया। ठीक है, आज भी वर्तमान में डिंडीगुल राज डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और एक तरफ अभी तो ये सिनारियो है, दूसरी तरफ क्या है कि फ्रांस में नेपोलियन यूरोप में पूरा अपना पैर पसार रहा था, साम्राज्य को पूरा फैला रहा था। तो अब अंग्रेजों ने को भारतीयों में जो उपनिवेश की सुरक्षा की चिंता हो गई। ठीक है, तो ऐसे तो अपने उपनिवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वेल्जली ने फ्रांस से संबंध बनाए रखने, वेल्जली की बात हो रही है, देखिए वेल्जली है। ठीक है, क्या देखिएगा, वेल्जली ने क्या सोचा कि फ्रांस से जो भी संबंध बनाएगा, जो भी उस फ्रांस से दोस्ती करेगा, वो मेरा भी दुश्मन हो जाएगा। और जो फ्रांसीसी कट्टर दुश्मन मान रहे थे अंग्रेज फ्रांसीसियों को, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में अंग्रेज के सामने टिक तो नहीं थे, लेकिन टक्कर जरूर दे रहे थे। ठीक है, तो भारतीय शक्तियों को जो भी दोस्ती करेगा उसे समाप्त करने की बात सोची, तो भाई ठंडा खत्म करते हैं। चलिए, तो फिर मैसूर पे हमला किया गया और टीपू सुल्तान जो है वो अपने महल के आगे द्वार था, उस द्वार के सामने ही गेट के फाटक के पास ही लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, तो और मैसूर का एक छोटा सा भाग लेकर पुराना जो वाडियर वंश था, ठीक है, अभी बता रखा है मैंने, उसी वाडियर वंश के 2 साल के उसके जो बेटा था कृष्णा राय, उसको गद्दी पे बैठा दिया और कर ली सहायक संधि। तो मैसूर से सहायक संधि कब हो रही है? 1799, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सहायक संधि कौन है? ये देखिए वेल्जली, इसने सहायक संधि लगाई है और इसके जलजले से कोई बच नहीं पाया। तो एक सहायक संधि आती है और दूसरा एक हड़प नीति आती है। ठीक है, तब लाइन से भारतीय राज्यों को हड़पा गया तो उसके डेट्स, ठीक है, और सहायक संधि करने वाले के डेट्स कंटिन्यू, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इस विजय को जीतने के बाद पूर्व वेल्जली का एक स्टेटमेंट था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कब्जे में। पूर्व का साम्राज्य, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है, यानी बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था मैसूर। ठीक है, अब इसको टीपू सुल्तान, ठीक है, अब ये दिखता ऐसा है नहीं, तो नेट पे तो ये ना, ये इसकी फोटो में इसकी तलवार भी है जो कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, काफी छोटी सी तलवार है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं टीपू सुल्तान के व्यक्तिगत चीजों के बारे में। कहते हैं कि समय से बहुत आगे की सोच रखता था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति, मैंने कहा ना कि 1776 में अमेरिकी क्रांति चली। ठीक है, और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, और ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जब चल रही हो रही है, तो वहां पे जैकोबिन और क्लब का एक सदस्य अपने आप को बनाया है। ठीक है, तो सदस्यता ग्रहण की और श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष क्यों? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है, तो इसीलिए स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? श्रीरंगापट्टनम में, ये भी मैप में है। अब टीपू ने क्या किया, अपने सैनिक को जान रहा था कि भाई भारतीय तरीके से, परंपरागत तरीके से तो हम लड़ नहीं सकते, तो बंदूक और तोप की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि
डिंडीगुल में इसने आधुनिक शस्त्रागार खोला 5 से। तोप और मिसाइल, छोटे छोटे मिसाइल नहीं कहेंगे उसको, छोटे छोटे रॉकेट थे, ठीक है, जो तोप के गोले जितने दूर जाते हैं उससे दुगनी दूरी तक प्रहार करने में भारत क्षमता जो थी उसकी दुगनी थी लगभग, वजन में बहुत हल्का और असर में दोगुना। ठीक है, ये भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नहीं मानता था कि भैया हम जितना रिच होंगे, पैसा हमारे पास जितना होगा, हम उतने बड़ी सैनिक फौज रख सकते हैं। कोई भी आर्मी रखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? पैसे की। ठीक है, तो अब टीपू ने यह किया, यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया। जैसे फ्रांसीसी कर रहे थे, पीडीईएफ आप लोगों को याद होगा, फ्रांस है, डच आए, ठीक है ना, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैन भी आए हैं, ठीक है बीच में। तो इस तरह की कंपनी गठित करने का इसने प्रयास किया और विभिन्न देशों में भेजा इसको। कहते हैं कि भाई इसने मिस्र और चीन में भी अपने राजदूत तक भेजे थे, कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष करते हुए कहा था कि भेड़ के तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए। ठीक है, यानी वीरता इसमें कूट कूट के भरी हुई। नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक निरंकुश शासक था, तो शासक निरंकुश ही हुआ करते थे। ठीक है, और क्योंकि ग्वालियर वंश के शासक को हटा के रिप्लेस करके हैदर अली बना था मैसूर का शासक। ठीक है, तो और फिर ये परंपरा इसकी चली आई। तो बेसिकली था वो सैनिक पहले हैदर अली, लेकिन फिर कब्जा कर लेता है राजवंश पे। तो शायद यही रीजन है कि स्थानीय लोग नहीं पसंद करते टीपू सुल्तान को। ठीक है, पर यहाँ भी हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से निराधार है, सेकुलर नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये सभी धर्मों का आदर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो ये भाजपा का जो ये आरोप है उस तरह का निराधार है। ठीक है, चलिए, तो अब अंग्रेजों के विरुद्ध, अब ये तो वीरता तो कूट कूट के भरी है, लेकिन कूटनीतिक जो उसकी जो शक्ति है, क्षमता के दृष्टिकोण से कमजोर थी। कूटनीतिक क्षमता के दृष्टिकोण से कमजोर थी। क्या क्यों थी ये? क्योंकि कूटनीति में तो अंग्रेज आ गए थे, निजाम और मराठों को अलग कर दिया, बाद में उनको भी, उनसे भी युद्ध लड़ते हैं और फिर उनको भी हरा कर उनके राज्यों पे कब्जा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज टीपू पहले से समझ रहा था, लेकिन कूटनीतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, इसीलिए वो निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करने में, जो क्षेत्रीय सहयोग मतलब शक्तियां जो थी उसका सहयोग प्राप्त करने में वो असफल ही रहा। ठीक है, तो वीरता के स्तर पे तो कोई नो डाउट, लेकिन कूटनीतिक के रूप में वो फेलियर साबित होता है। आइए अब ये चार्ट फॉर्म में है, चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है। ये डेट मेंशन है 1767 से 69। ठीक है, इसमें हैदर अली, बंगाल के गवर्नर कौन थे उस वक्त? मैसूर के सुल्तान हैदर अली। ठीक है, और लॉर्ड वेरलेस जो थे उसको बंगाल के गवर्नर। मद्रास की संधि होती है और दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से कभी पराजित नहीं है, तो सब लोग पराजित होते चले आ रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए, जीता भी नहीं पर हारा भी नहीं, टाई हो गया मैच। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता ही चुका हूँ कि हैदर अली को चोट लग गई और फिर उसकी मौत हो जाती है और युद्ध को जारी रखता है आपका टीपू सुल्तान। उसको गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स।
1784 में ये मंगलोर की संधि होती है। ठीक है, पहले मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर श्रीरंगापट्टनम। ये 3 क्रम याद रखिएगा। या तो ये पूछ सकता है, या फिर ये, या फिर ये। इसके डेट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 2 3। ठीक है, तीनों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये मैच ऑफ फॉलोइंग में दे सकता है कभी भी। अब हैदर अली की टीपू के बाद मृत्यु जब हो जाती है, तो टीपू उसका नेतृत्व संभालता है और ये कंटिन्यू करता है, फिर भी हार जाता है, ऑब्वियस सी बात है। मंगलोर की संधि होती है। तृतीय युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान फिर से लड़ता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसको बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, 1792 में श्रीरंगापट्टनम की संधि हो जाती है। टीपू का आधा राज्य और बेटे, आधा राज्य भी जाता है, ये भी बता चुका हूँ, और बेटे अंग्रेजों के पास गिरवी के रूप में रख जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799। तो ये टीपू सुल्तान के समय में गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो मैसूर के शासक से शायद संधि कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसको हरा दिया और मैसूर में वाड़िया वंश की स्थापना कर देते हैं, वापस रिस्टैब्लिश करते हैं, बेसिकली अपना नहीं, रिस्टैब्लिश। वही कृष्णा सहायक संधि कर लेता, कृष्णा राज से सहायक संधि करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक में अगर कुछ आप लोगों का क्वेश्चन हो तो बताइए। नमस्कार कुलदीप, नमस्ते सोनिया। संधि का मतलब, संधि मीन्स युद्ध के बाद जो नेगोशिएशन है, बेसिकली क्या है, युद्ध संधि। तो चलिए अब आगे नहीं लड़ेंगे, आप हमारी बात मान लीजिए, दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानते हैं, या फिर संधि होती है, युद्ध विराम होगा और फिर संधि होती है। हाँ शशांक, आपका कोई सवाल? किसी का कोई सवाल मैसूर को लेकर बताइए, नहीं तो फिर हम लोग पंजाब के टॉपिक पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या है? हाँ, संधि में समझौता, हाँ समझौता करना है। जरूरी नहीं कि वो दोनों पक्ष जीत चुके हों, दोनों में से कोई एक हार भी सकता है, लेकिन हारने के बाद समझौते करने की पड़ती है जरूरत। ठीक है, समझौता ना लिखे इसको संधि ही लिखा जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है ये, लेकिन हाँ। और किसी का कोई सवाल? सिंपल, कोई सवाल? सोनिया, आज रतन नहीं दिखाई दे रहा है, रतन कहाँ चले गए? हाँ नहीं, रतन तो है, पर ये आ रहे हैं और जा रहे हैं कभी कभी। हाँ समझने के लिए। अच्छा, रतन है प्रेजेंट, ओके। हाँ, तो किसी का कोई सवाल? पूजा नहीं है आज, लोग सो जा रहे हैं क्या?
किसी का और कोई सवाल? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। कुलदीप, कोई सवाल है आपका? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। किसी का कोई सवाल नहीं है तो अब आते हैं पंजाब राज्य पे। पंजाब में बेसिकली सिखों का राज्य, ठीक है, और ये 12 मिसल में बटे हुए थे, जिसमें कि सूर्यचकिया मिसल सर्वप्रमुख। ऐसे भंगी मिसल, सूर्यचकिया मिसल, ठीक है, लोंगेवाल, ऐसे करके भैरववाल, काफी ये 12 मिसलों में ये एक प्रमुख मिसल थे जिससे रंजीत सिंह आते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मसलों पर नहीं, यहाँ मिसल होगा, थोड़ा सा मिसल होगा यहाँ पे। ठीक है, अन्य मिसलों पर इन्होंने अधिकार कर लिया, नियंत्रण स्थापित किया। और 1799 में देखिए, जब मैसूर का अंत हो रहा है तो लाहौर में ये, यानी पाकिस्तान वर्तमान, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बना। बेसिकली क्या है, रंजीत सिंह जब अफगान जो शासक था जमान शाह, ठीक है, तो जब भारत से जब वो वापस लौट रहा था, तब क्या हुआ कि उसकी तोपें जो थी चिनाब नदी में गिर जाती है, उसको उठवा के ये वापस भिजवा देता है जमान शाह के पास। जमान शाह खुश हो जाता है, तो कहता है ठीक है, चलिए हम आपको राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है, 1809 में क्या हुआ कि लॉर्ड मंडो के प्रतिनिधि थे लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक है, दिल्ली में आप लोग अगर कैंप से थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आपको मेटकॉफ भवन भी मिलेगा। इन्हीं को प्रेस का स्वतंत्रता देने वाला कहा जाता है। ठीक है, मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ नाम था इनका पूरा। तो रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की महत्वपूर्ण संधि करते हैं। ठीक है, अमृतसर की संधि से 1809 में, जिसके तहत दोनों अंग्रेज अपनी सीमा और जो सिख राज्य जो है, ये पंजाब का वर्तमान प्रांत होकर जो पाकिस्तान पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, तो वहां तक ये बॉर्डर लाइन है, दोनों सिर्फ उसका सम्मान करेंगे। तो रणजीत सिंह ने क्या किया, अफगान शासक शाह शुजा को सहायता दी थी, ठीक है, जिसके बदले में उनको कोहिनूर हीरा मिलता है, जो कि वर्तमान में अभी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा पड़ा है। और लोगों का कुछ कहना है कि डिमांड की गई कि वो हीरा देश की धरोहर है, जिसे वापस लाया जाए। ठीक है, तो एक फ्रांसीसी पर्यटक भी हैं, विक्टर जैकमा। ठीक है, रंजीत सिंह इतने ताकतवर थे कि एशिया में कहते हैं कि इनकी दूसरी सबसे बड़ी फौज थी इनके पास। तो इसकी कंपैरिजन, क्योंकि फ्रांसीसी थे तो तुलना कर देते हैं नेपोलियन से, नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना करके, छोटा बोनापार्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो रणजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास कर रहे थे। ऑब्वियस है कि 12 मिसल में से सबको नियंत्रण में रख लिया, कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो निरंकुश ही होगा। तो शासक हमेशा निरंकुश ही हुआ है, जब राजा होगा तो निरंकुश ही होगा। और हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हम निरंकुश बोल देते हैं। तो ये अखबारी पत्रकारिता जो है उससे बचना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट की, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो पश्चिम बंगाल में, उसे भी निरंकुश नहीं कह सकते, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई है। टेक्निकली ये गलत हो जाता है। ठीक है, मीडिया ग्रुप कहता है वो उनकी अपनी अज्ञानता है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से
वो कराने की कोशिश करते हैं और उनसे बचे आप लोग। तो प्रजातांत्रिक जाहिर सी बात है निरंकुश होगा, जब राजा निरंकुश होगा, राजा है तो निरंकुश ही होना है। निरंकुश का मतलब उस पर किसी का अंकुश नहीं, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसमें कि अंकुश बना रहेगा, जाहिर सी बात है कि उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो सिख मिसल में क्या थे, जो 12 मिसल थे, सब लोग इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि 12 लोग साल में एक बार बैठते थे और क्या करना है, कैसे करना है, शासन कैसे चलाना है, कहाँ कब्जा करना है, किसी दोस्ती करना है, ठीक है, ये विकास काम कैसे करने हैं, ये सारी चीजों पर निर्णय लेती थी। तो अब रणजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान सेना के गठन पे दिया, और क्योंकि वो देख चुके थे 1799 में क्या हो गया, टीपू सुल्तान हार जाता है, तो ये चीजें रणजीत सिंह को पता थी। तो यूरोपीय पद्धति से इन्होंने सेना का गठन किया। तो एशिया की दूसरी बड़ी सेना कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, घुड़सवार के लिए अलग, तोप के लिए अलग, ठीक है, घुड़सवारी सेना के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांसीसी जनरल एलार्ड, ठीक है, एवं पैदल सेना के लिए यहाँ पे एलार्ड एक और नाम होना चाहिए, चलिए, ठीक है, और पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति जनरल वेंचुरा। तो खाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेना के जो अधिकारी थे कोर्ट एवं गवर्नर को नियुक्त किया। मतलब देख लीजिए पूरा मिला जुला के इन्होंने बहुत तगड़ा सेना बना लिया। ठीक है, बड़ी भी थी, और उसको फ्रांसीसी जो यात्री थे उनको बोनापार्ट किया करते थे, समझ लीजिए कि सबसे मजबूत सेना इन्हीं के पास थी। ठीक है, और इन्होंने अपने सेना में विभिन्न धर्मों के लोगों को शामिल किया। तो खाने का जो प्रधान था इलाही बख्श था। देखिए मुसलमानों को भी पूरे तरीके से ये अपने सेना में शामिल कर रहे हैं, उनकी वीरता को देखते हुए। ठीक है, या फिर उनकी कुछ विशेष स्किल है, यानी उनके अनुभव नहीं, स्किल को क्या कहेंगे हम, योग्यता को देखते हुए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी सेना रखने के लिए महाना वेतन पद्धति से किया उन्होंने। महाना मतलब कि मंथली पेमेंट देना स्टार्ट किया, सैलरी देना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये मंथली पेमेंट किस बेस रहेगा, भू राजस्व पे रहेगा, जो कि 33 से 40%। क्लियर। अभी इनके इनका जो राज्य था वो 4 प्रांतों में था, 4 डिवीजन में, 4 डिवीजन में था इनका। ठीक है, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान के एरिया है देखिए। ठीक है, और लास्ट में है कश्मीर। कश्मीर तो पहले सिखों का राज्य था, फिर अंग्रेजों ने जब कश्मीर पर कब्जा किया तो उसको गुलाब सिंह के हाथों दे दिया, डोगरा राजा थे ये। और वही डोगरा राजा जो से टेक ओवर करती है भारतीय से, जो मर्ज कर जाते हैं, एक्सेशन हो जाता है, वो होता है आपका हरि सिंह। ठीक है, उन्हीं के पुत्र हैं अभी कर्ण सिंह, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस में ये एमपी है कांग्रेस से। ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह। चलिए, अब रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई, एक सेकंड, चलिए, अब क्या हुआ कि रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1849 में। एक होगा second में रहता। चलिए, तो पहला था वहां पे सिंघन वालिया और डोगरा के बीच। सिंघन वालिया में चौसठिया मिसल के जो थे उसको सिंघन वालिया भी कहा जाता है, और डोगरा के बीच दो गुट हो गए और आपस में
झड़प बढ़ गए। तो रणजीत सिंह के पश्चात बहुत सारे लोग हुए, जिसमें कि खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, ठीक है, लास्ट में दलीप सिंह 1847 में। यानी भारत को आजादी मिलती है, मतलब स्वाधीन होता है वो 1947 में, ये 1847, मतलब 100 साल पहले। ऐसे भी याद रखते हैं 100 साल पहले दलीप सिंह शासक। किसी किसी पुस्तक में दिलीप सिंह भी मिलता है, ठीक है, तो आप उसको दलीप सिंह पढ़िएगा, ठीक है। दिलीप सिंह भी मिलता है, लेकिन आप जो चाहें इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस राजनीतिक, अब जब आपसी में जब संघर्ष बढ़ेगा तो क्या होगा, एकता, लैक ऑफ स्टेबिलिटी होगी। गुटबंदी के कारण क्या होगा, अंग्रेज को हस्तक्षेप का मौका मिल गया, और इसी क्रम में सिखों के साथ अंग्रेजों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो अब अंग्रेज क्या करते हैं, दो युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेज जो है वो दो युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में क्या है, फर्स्ट युद्ध है 1845 से 46। डेट थोड़ा सा इसको हल्का सा याद रखिएगा, ये टाइमिंग पीरियड भी है, हेस्टिंग का, हार्डिंग्स का, सॉरी, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स। और एक अधिकारी थे मेजर बैडफोर्ड। बैडफोर्ड जो थे, उन्होंने सिखों के खिलाफ एक उग्र बयान दे दिया, इनको हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, जिससे कि क्रोधित हो गए सिख और कर दिया हमला सिखों पर। यहाँ बात वही आ गई कि ये कमजोर हो चुके थे, अब वो बात नहीं रह गई थी रणजीत सिंह के समय वाली, ठीक है। और सिख सेना सोच रही थी कि अभी हम फिर क्या कहते हैं, अपने ख्यालों में थे कि भैया हमें कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। पर अंग्रेज तो चूंकि उनके पास वो हर चीज में उन सिखों से बेहतर थे, ठीक है, तो सिख सेना जो है पराजित हो जाती है। और दलीप सिंह जब राय थे 1847 में, तो वो लाहौर की संधि करते हैं। लाहौर की संधि भी हो गई, चलिए, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ कि भाई अब लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, मतलब उनके दरबार में एक जासूस के रूप में रहेगा नियुक्ति ब्रिटिश प्रतिनिधि का। और साथ ही कश्मीर का राज्य प्राप्त हो गया, आपको मैंने बता ही दिया था, और फिर 50 लाख रुपए में गुलाब सिंह को भेज दिया, ठीक है। डोगरा राजा, ये डोगरा राजा थे गुलाब सिंह, जो गुलाब सिंह है ये डोगरा राजा थे, 50 लाख रुपए में इसको भेज दिया गया, ठीक है। कुछ समय के बाद दलीप सिंह से पुनः भैरववाल की संधि की गई, भैरववाल, ठीक है, इसके तहत लाहौर दरबार में एक स्थायी सेना रखनी पड़ गई। अब सिख सेना, राज्य सिखों का है पर सेना अब सिखों की नहीं रह गई, एक स्थायी सेना, मतलब कि मतलब परमानेंट जो है आर्मी रख दी गई। और उस वक्त जो रानी थी, रानी जिद्दन, जिद्दन कौर, ठीक है। तो चूंकि दलीप सिंह थे बहुत छोटे, ठीक है, आई थिंक 9 या 10 साल के थे जो, तो इनको, इनकी माता जो थी रानी जिंदन, ठीक है, तो उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हो जा रहा है। अब आइए सेकंड वॉर में क्या हुआ इस वक्त, डेट देख लीजिए, डेट से ही मालूम चल जाएगा, थोड़ा सा डेट पर ध्यान दीजिएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 1848 से 1849, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है। तो अब विलय और विस्तार की नीति, यानी हड़प नीति, आप हड़पिए दूसरे का घर, दूसरे की जमीन, और अपना घर का जो दायरा है उसको बढ़ाते जाइए, विस्तार की नीति पर विश्वास करते थे, मतलब डलहौजी का जो पीरियड रहा है। तो इन्होंने एक आरोप लगा दिया, ठीक है, आरोप लगाया कि भाई सिखों से युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा, कुछ भी आरोप लगा दिया, एक झूठा सा आरोप। और फिर क्योंकि इनको तो भाई सिखों के राज्य को हड़पना था, तो ये 1849 में ये सिखों को पराजित कर देते हैं युद्ध में, और इस पे कब्जा जमा लेते हैं 1849, क्लियर।
बताइए अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो बताइए। निरंकुश मतलब कोई रोक टोक नहीं होता है। हाँ, निरंकुश का मतलब कि किसी का अंकुश नहीं, उस पर मतलब वो एब्सोल्यूट है, संप्रभु रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फिर भारतीय राज्य भी निरंकुश हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। रोक टोक तो उस पर भी नहीं है, दूसरे इसका रोक टोक नहीं चलेगा, जनता का तो चलेगा ही भारत में। ठीक है, जो अगर प्रधानमंत्री है तो वो अपने डिसीजन तो लेने के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल भी है। राजा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गलत हो या सही। ठीक है, ठीक है, सुनिए। चलिए, कोई किसी से का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो बता दीजिए। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित? और ये जब दिलीप सिंह को, जो दिलीप सिंह जो थे, इनको भेज दिया जाता है इंग्लैंड। ठीक है, वहीं पे फिर ये ईसाई बन जाते हैं, ईसाई धर्म अपना लेते हैं, और फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है वहां पे। ठीक है। हाँ, क्या है मिसल मीन्स, देखिए 12 भागों में बटे हुए थे, भाग भाग समझ रहे हैं, पार्ट, 12 पार्ट, तो हर एक पार्ट को मिसल कहा जाता था। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? चलिए, पानी पीजिए। चलिए, अब इसको आगे ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अवध पे। अवध वर्तमान में इसको लखनऊ के नाम से जाना जाता है। लखनऊ और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो पूरा अवध था। ठीक है, इसकी 1722 में सादत खां ने, मतलब अयोध्या, फैजाबाद जो आप देख रहे हैं अयोध्या, वो भी इसके अंडर में आ रहा था। अवध का क्षेत्र काफी बड़ा था। ठीक है, तो सादत खां ने इसकी स्थापना की है, स्वतंत्र अवध अवध राज्य की। ठीक है, और इसको फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, सादत खां ने दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर दिया था नादिर अली शाह को, कि भाई आइए और यहाँ पर लूटिए, मारकाट कीजिए और चले जाइए। तो, तो जब कमजोर हो जाएगा राज्य तो हम कब्जा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका भेद खुल गया, तो शर्म के मारे इसने, शर्म और डर दोनों था, इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, फिर आइए सफदरजंग। तो अभी दिल्ली में आपको सफदरजंग इंग्लैंड में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनको नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि बादशाह अहमद शाह जो थे, अहमद शाह में बीच में एक राजा हुए औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह के बाद आ गए फिर बहादुर शाह प्रथम जो है, उसके बाद अहमद शाह आते हैं। ठीक है, उसके बाद से पीरियड में तो इन्होंने इसे अपना वजीर बना लिया था, यानी महामंत्री, प्रधानमंत्री समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सुजाउद्दौला। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में, 1764 में, जिसमें कि आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि हुई है। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को बक्सर वाले युद्ध में लिखवाया नहीं।
ठीक है, तो मीर कासिम का उन्होंने साथ दिया था, पर युद्ध में पराजित हो गए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के मित्र राज के रूप में स्थापित हो गया, तो भैया अब आप लड़ेंगे नहीं हमसे, आप हमसे दोस्ती करेंगे। संदिग्ध में यही था, हमला दोबारा नहीं करेंगे आप। चलिए, फिर आते हैं आसफ उद दौला। आसफ उद दौला, इसने अपनी लखनऊ जो वर्तमान में अभी राजधानी है, ये आसफ उद दौला ने बनवाई थी, और इन्होंने ही इमाम बड़ा ना, वहाँ पे एक काफी बड़ा सा एक इमाम बड़ा है। ये बेसिकली शियाओं की मस्जिद है, इसको बनाया था। तो ये लोग शिया थे बेसिकली, दो सेक्ट है, मुसलमानों में भी कई फिरके हैं, 72 फिरके हैं, फिरके मीन सेक्ट। ठीक है, और उन 72 में से शिया कम्युनिटी जो है सेकंड लार्जेस्ट में आती है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आते हैं जब 1857 की क्रांति से एक साल पहले वाजिद अली शाह, ये अंतिम नवाब, नवाबी का वो खत्म ही कर दिया गया। इन्हीं की वाइफ है बेगम हजरत महल। ठीक है, तो इसके समय डलहौजी के समय में है, तो कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, 1857 में। ठीक है, इसी के विरोध में ही वो 1857 के विद्रोह में भाग लेती है बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारी जो है आउटरम, जहाँ कोचिंग है हमारी, उसकी जस्ट रोड के अपोजिट साइड में आउटरम लेना है। नहीं, वो हडसन लेना, सॉरी, मतलब ये कोचिंग के बैक साइड में आउटरम लेना है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे शायद पड़ा होगा यहाँ का रूट का नाम। तो ये आउटरम के नेतृत्व में सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किसी को, जिसमें कहा गया कि भाई ये शासन जो है अवध का बहुत मतलब ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए इसको अवध को मिला लिया जाना चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि भाई शासन अच्छा चले या बुरा चले, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? लेकिन वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अवध का विलय हो गया। और अवध, मजेदार बात यह है कि अवध के संदर्भ में ये सरकारी रिपोर्ट विषय हीवर की और कैप्टन लोपेट, विषय हीवर और कैप्टन लोपेट। ठीक है, कैप्टन आधा प हो गया, कैप्टन। ठीक है, फिर में प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवध के शासन की प्रशंसा की गई। मजेदार बात यह है कि एक रिपोर्ट है अवध के बारे में जिसमें प्रशंसा की जा रही है, बहुत अच्छे से शासन चलाया जा रहा है, लेकिन फिर एक आउटरम के नेतृत्व में कब्जा करवा था, इस आरोप लगा के इसको कब्जा कर लिया। ठीक है, कोई सवाल? हाँ, कोई सवाल तो बताइए। ये क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे तो कैसे देखें, एक सेकंड के। सोनिया ने एक अपना आंसर भेजा है, जरा उसको देख लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए, तब तक मैं उनके क्वेश्चन को डाउनलोड करने जरा सा। हम्म, ये आप लोगों को दिखाई देगा?
इनका आंसर, सोनिया का आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सोनिया आपको आपका आंसर दिखाई दे रहा है? सोनिया, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। पेन उठा लेते हैं। छोटा बड़ा होता है। सतत विकास, ओके। सतत विकास क्या है, इनके लक्ष्यों को कवर। अच्छा, आपने हिस्ट्री नहीं लिखा है सर क्या? चलिए कोई नहीं। सतत विकास क्या है, इनके लक्ष्यों का वर्णन करें। लक्ष्य का वर्णन, ठीक है। अर्थ प्रोवाइड enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. ओके, ठीक है, सही है। प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है जैसे कि महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी ने कहा कि जैसे कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग, इस तालिका पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग से सीमित मात्रा में कमी आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है। तो यही हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्रकृति और जीव गहरा रिश्ता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव तुरंत देखा जा सकता है, ठीक है। सतत विकास का अर्थ है उनको प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच कर चलना है। ओके, प्रकृति और इंसान का संबंध, इंसान के संबंध में संतुलन पाने के लिए जरूरी भूखमरी को समाप्त करने, यही समानता तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने आदि के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे में लागू सर्वव्यापी विकास का स्थान पर विकास लक्ष्य या एजेंडा 2 सितंबर में स्वीकार किया गया था, ठीक है। 17 लक्ष्यों को 5 की, ठीक है, विकल्प करने स्पष्टति पार्टनरशिप, ठीक है, शुरू किया गया। ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से संबंधित है तथा विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया। कुछ विकास के लक्ष्यों में भारत की प्रगति संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। विकास लक्ष्यों की सूची सम्मेलन में फैसला लिया गया 17, इसमें किया गया। एक मिनट में सूची कहाँ दिया आपने यहाँ पे? किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए अभी एक चीज आपको बता देता हूँ, ये आपको जब भी लिखना है तो 150 शब्द में या 250 शब्द में लिखना है। तो मुझे लग रहा है कि समय जो शब्द सीमा है ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अभी दूसरा देख लेते हैं। अच्छा वही है ना, हाँ लक्ष्य, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइन जो है आपकी, इसको अगर हम देखें तो देखिए ये लाइन तो आपने सही लिखी है। कोई भी लाइन यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करना होगा इसको,
इतनी लंबी नहीं, ये वांगी मिठाई का नाम लेते हुए आप इसको 20 शब्द में लिखिए इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ये अनावश्यक है, गलत नहीं है पर अनावश्यक है, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आंसर का जो स्वरूप ये है कॉम्पैक्ट में हो सके, थोड़ा संगठित और सुगठित हो सके, ठीक है। चलिए अरे यार ये तुमको परेशान कर रहा हूँ। लक्ष्य क्या है, गरीबों की कोशिश करना है, नहीं कोशिश नहीं है, समाप्ति है, ठीक है, ये कोशिश गलत लाइन हो जाएगा यहाँ पे। भुखमरी की समाप्ति 5% बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ज्ञान की समानता स्थापित करना, बुनियादी स्वतंत्र और अधिकारों को बढ़ावा देना, बीच और असमानता को कम करना, ठीक है, भागीदारी को पुनर्जीवित करना। और ये लाइन आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो मुझे पेन उठानी पड़ेगा। देखिए कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, उनको लागू करने वाले साधनों को विजित करने का लक्ष्य है, इत्यादि। इस तरह देखा जाए कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए पूरा विश्व कार्यरत है, ठीक है। अब भारत की स्थिति क्या है, देखिए भारत की स्थिति, आपका जो प्रश्न था सतत विकास लक्ष्य क्या है उसका वर्णन करना है, ठीक है, और ये आपने कर दिया यहाँ पे। भारत की स्थिति पोजीशन बताइए। भारत की स्थिति सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार गरीबी व भुखमरी के अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में कुल कुपोषितों में 19% कुपोषित भारत में। देखिए इसको अच्छी नहीं है, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको लिखिए यहाँ पे, जब भी इस तरह की कुछ आलोचना करनी हो तो आप लिखिए संतोषजनक नहीं है, ये जो लाइन है यहाँ पे अच्छी नहीं है जो, इसकी जगह पे लिखिए संतोषजनक नहीं है, ठीक है। नवजात शिशु मृत्यु दर मृत्यु दर MMR 25.4 और यह श्रीलंका नेपाल से भी खराब है। आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए आलोचना कीजिए लेकिन थोड़ा सा वेल मैनर्ड में कीजिए, ठीक है। श्रीलंका और नेपाल की तुलना में भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर जो है, ठीक है, वह अधिक है। बात खत्म। अब खराब है बोल रहे हैं तो थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में आ रहा है, ठीक है। चलिए क्रियान्वयन की भारतीय स्तर पर प्रयास, भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए निगरानी की जिम्मेदार नीति आयोग को सौंपी गई, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों के विशेष आह्वान, सतत विकास के लक्ष्यों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रालय को दी गई है, हाँ ठीक है, लेकिन कॉम्पैक्ट में लिखना होगा आपको, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे नहीं है। मीन्स कम मात्रा में इफेक्टिव आंसर होना चाहिए, हाँ 150 शब्द या 250 शब्द, इससे ज्यादा शब्द सीमा का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 20-25 वर्ड फालतू हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप दूसरे प्रश्न की तुलना में फिर मतलब ये हो जाएगा, ठीक है।
रतन का है, सर जब आप हाथ से लिखा हुआ नोट देते हैं तो पता चलता है कि नोट्स कैसे बनाना है, लेकिन ऐसे नोट्स में पता ही नहीं चलता है कि नोट्स कैसे बनाए। अतः आपसे निवेदन है सर हाथ से लिखा हुआ नोट्स दे दीजिए, क्योंकि मैं उस हफ्ते का भी नोट्स नहीं बनाया हूँ। ओके, आय हाय, सही है। देखिए मैंने अब इसका भी मैंने हाथ से तो लिखा नहीं है इसको, तो एक समस्या तो मेरे साथ रह गई है। हालांकि पिछले वाला जो मैंने नोट्स हाथ से तो बनाया था, लेकिन समस्या ये आ गई कि थोड़ी सी समस्या ये आ गई कि मैंने थोड़ा रूम अपना साफ वाफ किया था, तो वो नोट्स फिर थोड़ा मिसप्लेस हो गया, फिर वो मिल नहीं पाया। नहीं, ये आप खुद काउंट करके बताइए, 200 वर्ड से ज्यादा का है ये। 250 का भी होता है, ठीक है, दो ही लिमिटेशन है यूपीएससी में, एक 150, 250, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो डिमांड कितना है और क्या लिखना है। ऐसे आपका प्रयास सराहनीय है, ठीक लिख रहा है, ठीक आप लिख रही है, लेकिन चीजें थोड़ी सी कॉम्पैक्ट में वे में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और रतन ऐसा है कि नोट्स, ये वाला नोट्स जो जो आज का नोट्स है उसको मैंने हाथ से तो नहीं बनाया है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ फिर। अब ये मंडे तक मिल पाएगा फिर आपको, क्योंकि अब आज जो है वो मैंने कल का जो तैयार करना है वो मैं हाथ से कर लूंगा, चलिए ठीक है। ऐसे मैंने मैप वगैरह सारा दे दिया, लगभग सारी चीजें दे दी गई है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए फिर मैं इसको ये रखूंगा कि आपको कोई असुविधा ना हो मेरे लिए, ठीक है। हाँ, किसी का और सवाल? आप लोग हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है आप लोगों ने? किसी ने हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? आज लिख लेंगे, चलिए ठीक है। हम्म, नहीं बहुत सारे नहीं, उसमें से आप कोई भी एक या दो उठा लीजिए, सबकी डिमांड अलग अलग है, मैटर तो एक ही है, डिमांड अलग अलग है, आपको उस डिमांड को समझना है। इसीलिए क्वेश्चन को मैंने या करके दिया है, बस मोटी चीजें जो है वो लिखने के पैटर्न में अंतर आएगा बस। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप चाहे तो एक क्वेश्चन ही लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म, एक बार आप सतत विकास पे मैं आपको आज दे दूंगा क्वेश्चन, आप उसको लिख के लिखिएगा, ठीक है सोनिया। सभी के लिए है, बेसिकली सोनिया के लिए नहीं, सबके लिए है। तो आप एक बार फिर से लिखिएगा, सोनिया को कह रहा हूँ कि ये डबल आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा जरूर। हाँ, इस दस विकास को मैं भी आपको क्लास के बाद मैं क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, किसी का और कोई सवाल हो तो बताइए। क्या कह रही हैं? कुलदीप कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास कब तक स्टार्ट होने की संभावना है? हाँ, ऑफलाइन जब तक कोरोना आंटी खत्म नहीं होगी तब तक। जब कोरोना आंटी कम से कम एटलीस्ट दिल्ली से चली जाए तभी क्लास स्टार्ट हो पाएंगी, और केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो अगस्त से पहले मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट जाके कोई कोचिंग तो नहीं खोलेगा कोई, ठीक है। हमें भी सरकार के उसको मानना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, वायरस में मेल और फीमेल तो नहीं होता, मैंने सिर्फ एक सटायर किया है, एक व्यंग किया है। हम्म,
अभी तो कोई चांस नहीं है, हाँ बिल्कुल, अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा है। यार घर में रहने का मजा लीजिए और क्या। आप लोग तो घर पे हैं, घर पे खाना हुआ अच्छा मिल रहा होगा। दिक्कत तो उन लोगों को है कि भाई थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन हाँ देखिए, जब कोई टफ टाइम आता है, क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, ये आप उनसे बात कीजिए, सर से बात कर लीजिए एक बार पूरी। ठीक है, ऐसे टाइम तो ठीक ही है, लेकिन चलिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर हम्म, नहीं रतन, कुलदीप को दिक्कत हो रही है शायद, कुछ समस्या है। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। देखिए टफ टाइम जो है उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, ये टाइम जो है, ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीजें हैं। सर ने फेसबुक में भी एक लगा रखा है, एक सेशन लिया था उन्होंने, तो काफी अच्छा लगा कि उन्होंने इफेक्टिव तरीके से। हाँ, सोनिया का सवाल है, सर आंसर कैसे इफेक्टिव करें। देखिए शब्दों का, सही शब्दों का चुनाव करना होगा, और कम शब्द में अपनी बात को आंसर में डालना होगा। चूज कैसे करें, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूं और काम हो जाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी और अखबारों के जो संपादकीय में जो पेज है उसको पढ़ने की आवश्यकता होगी। जैसे आपने फर्स्ट पेज पे ही, जैसे ये आपने ये लिखा, जैसे अब आपको चलो मैं उदाहरण से बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पेज है इसमें आपने ऐसे लिखा है, देखिए। नहीं, फर्स्ट पेज नहीं है, सेकंड पेज है। अरे हाँ, जैसे देखिए, सतत विकास क्या है, ये महात्मा गांधी का आपने बता दिया। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश का कोड ये निबंध में जाएगा, ठीक है, आंसर में नहीं। इसका जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, वैसे ही सीमित प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती जा मांग से, बढ़ती मांग से इनकी सीमित मात्रा में कमी आती जा रही है। ठीक है, फिर भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत ही चाइल्डिश लाइन है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में लिखना है। तो सीमित संसाधन, बढ़ती जनसंख्या से सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, बस हो गई बात खत्म। जैसे आप ये इसको आप ऐसे डाल सकते हैं कि जो बढ़ती जनसंख्या से, सॉरी, सीमित ये कह दिया मैंने, बढ़ती जनसंख्या से सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कितने शब्द इस्तेमाल किए, 6-7 शब्द इस्तेमाल, 8 शब्द इस्तेमाल किए, और आपने लगभग इसमें 25 शब्द से कम नहीं किया होगा। 40-42 शब्द आपने खर्च किए, इसको मैंने 8 शब्द में इस्तेमाल किया इसके लिए। ठीक है, अब जैसे देख रहे हैं कि प्रकृति और जीव के बीच गहरा रिश्ता है, तो ये चीज इरेलीवेंट है, गलत नहीं है पर इरेलीवेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सीमित, बहुत कम समय मिलेगा, ठीक है, एक आंसर को लिखने के लिए, तो आपको तुरंत आंसर में आना होगा। बहुत ज्यादा जी बिल्कुल, हाँ, कम वर्ड में। ये मतलब ग्रेजुएशन वो लेवल का आंसर हो गया, तो आपने 2 पेज 3 पेज भर दिया है। इतना पेज में नहीं मिलने वाला यूपीएससी में, और ना टाइम। और अगर आप ज्यादा टाइम लगाती हैं क्वेश्चन को लिखने में,
तो जाहिर सी बात है कि फिर ये दूसरे आंसर की कीमत पे होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के तो जो नंबर है वो फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। जाहिर सी बात है वो दूसरे क्वेश्चन के आंसर की कीमत पे ही होगा जब भी होगा वो। ठीक है, प्रैक्टिस उसी की करनी है आपको। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सर एक बार आप यूपीएससी क्वेश्चन सेट डाउनलोड करके भेज दो। चलिए ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए किस साल का? साइट पे तो सारा मिल जाएगा आपको, लेकिन बताइए किस साल का चाहिए। लास्ट ईयर का करना है तो सबके अलग अलग पेपर होंगे ना, दिक्कत ये है। तो कौन सा पेपर चाहिए आपको? आंसर राइटिंग होती है? मैं समझ नहीं पाया। ओके, कॉपी की बात कर रहे हैं क्या आप? 4A का पेपर है, पेपर मिलेगा 4A के साइज में। ठीक है, और बीच में मार्किंग, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे वो 4 इंच लगभग छोड़ दिया जाता है, 2-2 इंच के आसपास। ठीक है, फॉर्मेट होगा तो मैं उसको भेज दूंगा आपको। वॉरेन हेस्टिंग का कार्य क्या था? वॉरेन हेस्टिंग का कार्य, रतन, उसका कोई कार्य नहीं, वो हड़प नीति से संबंधित ये है ना सर। सहायक संधि इसका है। वॉरेन हेस्टिंग अलग है, देखिए, वॉरेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, और हेस्टिंग जो है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो पहले का है, और लॉर्ड हेस्टिंग है वो 1812-13 के बीच उनका टाइमिंग है। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जो बन रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग ही बन रहे हैं। ठीक है, कोई और सवाल? आप लोग थोड़ा सा बैक ईयर का पेपर को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा, अभी मैं कुछ देर के बाद आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा सतत विकास से संबंधित यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को ये कर देता हूँ। ठीक है, उस पर लिख के दिखाइए। ये तो क्वेश्चन भी है कि बस एक वर्णन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन इतने सीधे सपाट क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते। ठीक है, तो आपको पहले समझ डेवलप करना पड़ेगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, और डिमांड के अनुरूप ही आपके आपके आंसर होने चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? सोनिया, शशांक, डिम्पल, डिम्पल लगता सो गई है क्या? डिम्पल का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। डिम्पल, नहीं, अच्छा डिम्पल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम्म, चलिए तो शशांक, मैं अभी भेज देता हूँ 10 मिनट में। ठीक है, एक क्वेश्चन सतत विकास से संबंधित। ठीक है, आप उसको, हाँ, चलिए तो फिर अब कल के क्लास के लिए, कल पंजाब हम लोग देख लेंगे, मराठा देख लेंगे। ठीक है, जिनके पास प्रिंटेड नोट्स है वो प्रिंटेड नोट्स से मराठा पढ़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइएगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में नहीं तो पर्सनल, जो भी जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, ओके गाइस, प्रिंटेड नोट्स, हाँ, प्रिंटेड नोट्स क्या हो गया? आपको आपको नहीं मिला क्या शशांक? प्रिंटेड नोट्स में तो दिया है मैंने। क्या, अच्छा, आपको नहीं मिला है? ओके ओके, कोई नहीं, तो आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, उसको कोई इशू नहीं है।
ठीक है, मराठा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी उत्तरवर्ती मराठा पीरियड को पढ़ना है हमें, अब शिवाजी से नहीं पढ़ना है, शिवाजी वाला तो हम मुगल पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, जो उत्तरवर्ती है राजा राम के बाद, औरंगजेब के बाद वाले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके गाइस, बाय।